हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं लूसेंट के और भी सब्जेक्ट के चैप्टर शुरू करूंगा और बहुत ही क्विक रिवीजन करूंगा। तो प्लीज़ 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 लूसेंट की हिंदी या इंग्लिश जो भी है आपके पास सामने रखिए, और मैं दोनों भाषा में पढ़ाऊंगा, तो आपको घबराना नहीं है। हिंदी वाले हैं तो भी आप धीरज रखिए, मैं इस चैप्टर को हिंदी में भी दिखाऊंगा। तो पहला टॉपिक जो शुरू होता है, संविधान होता क्या है और संविधान बना कैसे, यही सबसे पहला हमारा टॉपिक है। कॉन्स्टिट्यूशन इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ ए कंट्री। ये आप ना किसी भी एग्ज़ाम के लिए यूज़ कर सकते हो। संविधान होता क्या है आपको पता है, बहुत सारे लोग ये सुनते होंगे, और मैंने अपने पॉलिटी का जो मेरा प्लेलिस्ट है उसमें जो पढ़ाया है उसमें भी मैंने मेंशन किया है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द बेसिक लॉ ऑफ एनी कंट्री। ठीक है, वो किसी भी देश का हो, किसी भी देश का हो सकता है, वो एक बेसिक लॉ है। ठीक है, वहाँ की जो एक आधारभूत कानून होती है हर चीज़ से संबंधित, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी, इन सब चीज़ों से, तो वही उस किताब में लिखी होती है। ठीक है, अब आते हैं, Constitution is the fundamental law of a country which ordains the fundamental principle on which the government of the country is based. It lays down the framework and principal functions of various organs of the government. मतलब वो क्या क्या लिखित करता है, तो जो भी प्रिंसिपल फंक्शन मतलब मुख्य कार्य होते हैं विभिन्न ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट एज वेल एज द मोडालिटीज ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द सिटीजन्स, या सिटीजन एंड गवर्नमेंट के बीच में जो मोडालिटीज़ होती हैं उनको डिस्क्राइब करने का काम ये करता है। मतलब सब कुछ लिखित कानून जो है वो संवैधानिक कहलाता है। लेकिन इसका कहने का ये मतलब नहीं है कि हर संविधान लिखा हुआ है, जैसे कि ब्रिटेन है वो लिखा हुआ नहीं है। यहाँ आपको आगे ये मिलेगा, इंग्लिश वाला और हिंदी दोनों देखेंगे हम लोग। ऑलमोस्ट ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज पॉजेज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया ऑल्सो पॉजेज अ इलेबोरेट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। सभी लोकतांत्रिक सरकार के पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत के पास भी है। बाई ए कंस्टिट्यूएंट असेंबली स्पेशली सेट अप द पर्पस। अब देखिए, इसमें से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा हिस्ट्री के बाद अगर क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो वो पॉलिटी से पूछा जाता है। तो पॉलिटी का बहुत दिल से पढ़ो, और बहुत क्विक रिवीजन करूंगा, दिमाग को एक्टिव रखना। बहुत बड़ी ये वीडियो नहीं आएगी, इसकी बाद वाली वीडियो बड़ी आ सकती है, आपके डिमांड पे डिपेंड करता है। आवर प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन, द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फ्रेम्ड एंड गिवन टू देमसेल्व्स बाय द पीपल ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखिए, हमारे संविधान को अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझनी चाहिए। एडॉप्शन क्या होता है? एडॉप्ट होता है कि हम यहाँ से उसे मान लिया गया, ठीक है, लेकिन पूर्ण रूप से ऑपरेशन हुआ 26 जनवरी 1950। प्लीज़ ये डिफरेंस क्रिएट करो। और मैंने पॉलिटी के लगभग 25-26 प्रैक्टिस सेट लगा दिए हैं, अगर आपने नहीं लगाए हैं तो पॉलिटी में ज़रूर जाओ और रिवीजन कर लो भाइयों, क्योंकि अब इससे बेटर मौका नहीं है। द कॉन्स्टिट्यूशन एज ओरिजिनली अडॉप्टेड हैड 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल्स, 8 शेड्यूल। ओरिजिनली इतना था, 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 शेड्यूल अनुसूची। इट्स प्रेजेंट टेक्स्ट इज एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑल्दो द सिस्टम ऑफ एंशिएंट इंडिया do have their reflections in their constitution of India, the direct source of Indian constitution lie in the administrative and legislative development। देखिए क्या होता है कि जब भारत आज़ाद नहीं था उसके पहले कुछ कुछ एक्ट आते हैं, उसको ही सीरियली रूप से अगर वो इवॉल्व होता है, डेवलप होता है, तो हमारा संविधान बनता है। और यही बात यहाँ की गई है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। ध्यान दीजिए, मैं जो चीज़ें रेड में लिखी हुई हैं उसको आपको याद करना है, साथ ही साथ आपको इसे अंडरलाइन भी करते जाना है। इंपॉर्टेंट चीज़ें जो ट्रिक मैं बताऊंगा, प्लीज़ 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 ट्रिक को यहाँ नोट करते जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ये सबसे पहला एक्ट आता है, और इस एक्ट की खासियत ये है कि इसे लॉर्ड नॉर्थ नामक ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की कमेटी पे रिकमेंड किया गया था। प्लीज़ याद रखिएगा, ये पूछा गया है आपके किसी भी एग्जाम में। गवर्नेंस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज पुट अंडर द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री कंट्रोल। तो कानून आया उसमें 1773 के एक्ट में, और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट्री कंट्रोल में इसको रख दिया गया। गवर्नर ऑफ बंगाल वाज नॉमिनेटेड एज गवर्नर जनरल फॉर ऑल द 3 प्रेसिडेंसीज ऑफ कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। मैं इसको आपको ट्रिक के द्वारा याद कराऊंगा। देखिए क्या है, बंगाल जो था उस समय मेन था, तो भाई जो सबसे पहले कानून आएगा, बंगाल से व्यापार होता था, बंगाल से सब कुछ होता था, तो वहाँ ही सब जगह वही डोमिनेट करेगा। सिंपल सी एक बात है, डोमिनेशन करने का इन द सेंस कि अपना कानून सब जगह लागू करेगा। तो बम्बई और मद्रास, कलकत्ता, ये उसके अंदर में आ जाएंगे। वॉरेन हेस्टिंग्स जो था वो फर्स्ट सच टाइप ऑफ गवर्नर था। कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स।
ओके। तो सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया उस समय 1773 में, जो आप अभी न्यू दिल्ली में देखते हैं। ये पहले कहाँ था? कोलकाता में। ये सब फैक्ट्स हैं डियर, ये अगर आपको याद है ना, मैं बता रहा हूँ आपके क्वेश्चन छूटेंगे ही नहीं। कोई भी एग्जाम दे दो आप, कितने भी इंपॉर्टेंट बेसिक फैक्ट्स यही हैं। गवर्नर जनरल वाज एम्पावर्ड टू मेक रूल्स, ये आपको ऑर्डिनेंस विद द कंसेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ये कहीं नहीं पूछा गया है, लेकिन इसके ऊपर जो मैंने बताया है ये पूछा गया है। जैसे कि ये लॉर्ड नॉर्थ वाला पूछा गया, कलकत्ता मुंबई वाला, और कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बैठा ये पूछा गया। अब आप कुछ स्पेशल इन्फॉर्मेशन अलग से, इसमें 4 जज होते थे, जिसमें से एक जो मेन जज होता था चीफ जस्टिस, और बाकी जो होते थे वो कौन से जज होते थे? बाकी होते थे वो पुजीन जज होते थे। तो प्लीज़ ध्यान रखिए दोस्तों, पिट्स इंडिया एक्ट फिर 1784 आया। देखिए इसको याद करने की ज़रूरी नहीं है आपको, क्योंकि इससे कभी भी सवाल नहीं पूछा गया है। तो प्लीज़ ज़्यादा कंफ्यूज नहीं आना है आपको, बस पिट्स इंडिया एक्ट याद रखना है 1774, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट, और वॉरेन हेस्टिंग्स आपको याद रखना है, उसी तरीके से पिट्स इंडिया एक्ट 1784 डेट बस इसका पूछा जाता है। अब आते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1793, इसको भी भूल जाइए, मैं एकदम एक भी फालतू चीज़ पढ़ने की सलाह आपको नहीं दूंगा। ये पूछा गया है चार्टर एक्ट ऑफ 1813, तो सबसे पहला है 1773, फिर आता है 1830। ट्रेड मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी केम इनटू एंड इंड, पावर्स ऑफ 3 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बॉम्बे कलकत्ता वेयर इन लार्ज, दे वेयर आल्सो सब्जेक्टेड टू ग्रेटर कंट्रोल। अब देखिए ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सबसे पहले इससे जो सवाल पूछा गया है कहीं भी, वो पूछा गया है कि किस एक्ट के द्वारा ट्रेड मोनोपोली को खत्म किया गया। तो ये है चार्टर एक्ट ऑफ 1813, ठीक है। द क्रिश्चियन मिशनरीज वेयर अलाउड टू स्प्रेड देयर रिलीजन इन इंडिया, क्रिश्चियन जो मिशनरीज थी उनको अलाउ किया गया कि वो अपने धर्म को प्रभावित कर सकते हैं, ये भी पूछा गया है। पावर ऑफ द 3 काउंसिल्स मद्रास बॉम्बे एंड कलकत्ता वेयर इनलार्ज्ड, ठीक है। लोकल ऑटोनॉमस बॉडीज वेयर एम्पावर्ड टू लिवाई टैक्सेस। तो इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने बताया, 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्रिश्चियन मिशनरी वाला और ट्रेड मोनोपोली वाला। तो प्लीज़ याद रखिए इन दोनों चीज़ों को। Charter Act of 1833, the Governor General and its Council were given vast powers. This council could legislate for the whole of India subject to the approval of Board of Controllers. Charter Act of 1833 जो है, Governor General and his Council were given vast powers. This council could legislate for the whole of India subject to the approval of Board of Controllers. Okay. The council got full powers regarding revenue and a single budget for the country was prepared by Governor General. 1833 में, ठीक है, सबसे पहला जो पूछा जाता है कि जो बम्बई और मद्रास के पावर्स हैं उनको भी थोड़ा लार्ज किया जाता है। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स का एक कॉन्सेप्ट जो आता है वो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा प्रभावकारी दिखता है, मतलब वो पावर में दिखते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया, ऊपर के आपको ध्यान नहीं देना। फॉर द फर्स्ट टाइम गवर्नर जनरल्स गवर्नमेंट एज नोन एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इज काउंसिल इंडियन काउंसिल। तो पहला बार ऐसा होता है जो इंडियन काउंसिल का कॉन्सेप्ट आता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो कहाँ ये रहते हैं, ये किससे कंपोजिशन क्या है? तो गवर्नर जनरल्स गवर्नमेंट, ठीक है। फिर आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1853, जिसमें जो है ये दिस वाज द लास्ट ऑफ द चार्टर एक्ट, इट मेड इंपॉर्टेंट चेंजेस इन द सिस्टम ऑफ इंडियन लेजिस्लेशन। ये सबसे लास्ट था क्या? चार्टर एक्ट का, मतलब चार्टर एक्ट इसके बाद नहीं आएगा, इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आएगा। ये इसमें दिस एक्ट फॉलोड अ रिपोर्ट ऑफ द देन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी फॉर द इंप्रूविंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। लॉर्ड डलहौजी चूंकि उस समय था, आपको पता ही है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। A separate governor for Bengal was to be appointed. Legislative and administrative functions of the council were separately identified. Recruitment of the company's employee as to done through the competitive exams. मैंने आपको पॉलिटी का जो चैप्टर पढ़ाया है एम लक्ष्मीकांत, अगर आप पढ़े भी होंगे या नहीं पढ़े होंगे, अगर आप पढ़ोगे कि इस संविधान सभा का विकास कैसे हुआ, आप लोग कमेंट करोगे तो मैं पढ़ा दूंगा। उसमें मैंने बताया था कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो हैं यहाँ से शुरू हो जाते हैं, क्या? ICS जिसको कहते हैं। और आपको पता ही है सत्येंद्रनाथ टैगोर जो थे भारत के प्रथम क्या थे, बताइए, कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन एक पूछूंगा, और ब्रिटिश पार्लियामेंट वाज एम्पावर्ड टू पुट कंपनीज गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया इनटू एन एंड एट एनी सुटेबल टाइम। देखिए ये हम लोग 1858 के पहले के ऑर्डिनेंस हैं और इसको हमने अभी तक देखा। तो ये बहुत बेसिक फैक्ट्स हैं 1858। अब आते हैं 1858 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट।
चार्टर एक्ट 1853 बहुत लोगों को समझ में आया, नहीं आया? नहीं आया तो फिर मैं एक बार बता देता हूँ कि इसने जो है इंडियन लेजिस्लेशन के काफ़ी मेन बेसिक पॉइंट को सुधारा, जैसे कि गवर्नर डेलहौजी के रिपोर्ट पे इसे एडमिनिस्ट्रेशन को सुधारा गया। अ सेपरेट गवर्नर फॉर बंगाल वाज टू बी अपॉइंटेड, बंगाल के लिए एक सेपरेट गवर्नर भी अपॉइंट किया गया, और लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन अलग अलग किया गया। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू क्या किया गया? कंपनी के एम्प्लॉय लिए गए, ठीक है। और ब्रिटिश पार्लियामेंट वाज एम्पावर्ड टू पुट कंपनीज गवर्नेंस ऑफ इंडिया टू एन एंड एट एनी सुटेबल टाइम, मतलब पार्लियामेंट को पावरफुल बना दिया गया कि कभी भी कंपनी का अधिकार खत्म कर सकती है। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव रिफॉर्म 1857। अब क्या होता है 1857 में? आपको पता ही है, आंदोलन होता है, रिवोल्ट होता है, जिसे नाम दिया गया सिपाही विद्रोह। और इसके बाद, ठीक है, सिपाही विद्रोह के बाद कई सारी चीज़ें बदल जाती हैं। उन लोगों को लग जाता है कि अब जो है राज करना हमें मुश्किल है, तो कुछ और तरीका अपनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है द फर्स्ट स्टैट्यू ऑफ द गवर्नेंस ऑफ इंडिया अंडर द डायरेक्ट रूल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अब ध्यान से सुनिए, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का ही एक तरीके से पूरा किया हुआ लॉ था। मतलब पहले के जो लॉ आते थे वो लॉ में थोड़ा सा ब्रिटिश पार्लियामेंट का हाथ होता था, लेकिन ये ब्रिटिश गवर्नमेंट इसको डायरेक्टली पूरे रूप से बना के भेजती है, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 कहते हैं। इट प्रोवाइडेड एब्सोल्यूट, हो सकता है देखने में कुछ दिक्कत हो, imperial control over India without any popular participation in the administration of the country. The powers of the crown were to be exercised by the Secretary of State for India, assisted by the Council of 15 members known of the Council of India. अब आपको इतना ज़्यादा नहीं समझना है, मैं सिंपल बताता हूँ। काउंसिल ऑफ इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो आया किसमें? 1858 में। बस ये याद रखो, आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, सीधा ये ध्यान रखना है कि ये ब्रिटिश का डायरेक्ट कानून बनाया हुआ था, और काउंसिल ऑफ इंडिया का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे आया। द कंट्री वॉज डिवाइडेड इंटू प्रोविंसेस हेडेड बाई अ गवर्नर और लेफ्टिनेंट जनरल एडेड बाई हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। द कंट्री वॉज डिवाइडेड इंटू प्रोविंस headed by a governor or lieutenant general aided by executive council. The provincial governments had to function under the superintendence, direction, control of the governor general in all matters. All the authority for the governance of India was vested in governor general in council. अब क्या होता है कि गवर्नर जनरल यहाँ सुप्रीम हो जाते हैं, और उनके अंदर में प्रोविंशियल जो सरकारें होती हैं वो आ जाती हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, जो कि बम्बई, कलकत्ता, मद्रास के सरकारें हैं, ठीक है। BCM आप याद रखिए। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, इसको भी याद रखिए, ये 1858 में प्रोविज़न आता है। तो काउंसिल ऑफ इंडिया और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का प्रोविज़न दोनों 1858 में आता है। इंडियन काउंसिल एक्ट फिर 1861 है, फिर उसके बाद 909 है, पार्लियामेंटरी रिफॉर्म्स, फिर आता है 19 ये जो है क्या कहते हैं इसे 1999 का एक्ट मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, फिर आएगा आपको लास्ट में 1935 का एक्ट। तो ये जो तीनों एक्ट हैं वो आप लोग कमेंट करेंगे, जल्द से जल्द मैं लेके आऊँगा। और ये अगर आपको हिंदी में भी चाहिए मैं आपको दिखाता हूँ, अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों थोड़ी सी दुख की बात ये है कि यहाँ भूगोल आपको दिख रहा होगा, उसके बाद 183 पेज के बाद यहाँ पता नहीं कैसे, बट ये पॉलिटी का आधा हिस्सा ही यहाँ पे है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, और इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो हमको इसे यहीं से पढ़ना पड़ेगा, तो मैं 1909 के आगे हिंदी में पढ़ता हूँ, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ये प्रिंटिंग थोड़ी सी ऐसी है, सो आप लोग आई होप समझ जाएंगे। 1909 का भारत शासन अधिनियम, पहली बार इससे जो सवाल पूछा जाता है, ये सबसे पहले यही पूछा जाता है, पहली बार समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। पृथक प्रतिनिधित्व का मतलब अलग सेपरेट रिप्रेजेंटेशन 1909 में मुसलमानों के लिए, जिसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं। अब मॉर्ले क्या थे? लॉर्ड मॉर्ले जो थे ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। जो पहला नाम है ना, अगर आपको कन्फ्यूज़न होता होगा तो ट्रिक के लिए लिख लो, पहला कौन होगा? पहला जो बड़ा होता था, तो बड़ा भाई मॉर्ले होता था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, क्योंकि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट में रिप्रेजेंट करता था, ठीक है। भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्ति की गई। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को पहली बार बजट पर विवाद करने, सार्वजनिक हित के विषय पर प्रस्ताव पेश करने, प्रश्न पूछे जाने में मत का अधिकार मिला। अब जो एक तरीके से विधानसभा उस समय होती थी, ठीक है, तो उसमें पहले ये था, सबसे पहले अगर बात करेंगे कि लोग भारतीय जो होते थे वो एंट्री तो मिलती थी ना, वो सवाल पूछ सकते थे,
ना काउंटर सवाल मतलब फिर से सवाल पूछ सकते थे, ना बजट पे अधिकार था उनका बजट को रोकने का। लेकिन अब इनको ये अधिकार दिया गया। मतलब क्या है कि ब्रिटिश सरकार धीरे धीरे सुधर रही थी और धीरे धीरे अधिकार दे रही थी। ठीक है। केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं को पहली बार बजट पर वाद विवाद किया गया। प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में भी वृद्धि की गई। भारत सचिव मतलब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषदों में भारतीयों की नियुक्ति होती है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। फिर बात करेंगे हम लोग 1919 का भारत शासन अधिनियम। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं इस पर आपको ट्रिक बताऊंगा और वो ट्रिक इतना अच्छा है कि आपको अच्छा लगेगा। लेकिन इसको ट्रिक जानने से पहले हम वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। और ये कंटिन्यू चाहिए तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और भी अगर किसी सब्जेक्ट पे चाहिए तो मुझे कमेंट करें। आई होप आपको ज़्यादा दिक्कतें नहीं आई होंगी। दोनों भाषा में आएगा, आपको घबराना नहीं है। हिंदी वाले अगर पहले आ जाते हैं हिंदी तो भी ठीक है, इंग्लिश लास्ट में आता है तो भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।